प्रकाश के प्रवर्तन चैप्टर के पिछले 3 वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश के प्रवर्तन चैप्टर से संबंधित बहुत सी चीज़ों के बारे में पढ़ा है। अब हम चौथे पार्ट के इस वीडियो में आपको किरण आरेख से संबंधित कुछ बातें बताएंगे और यहीं पर से आपका चौथा पार्ट शुरू करेंगे। तो बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, और अगर अभी तक आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से जा करके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जा करके पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपको पढ़ने में, चीज़ों को समझने में ज़्यादा आसानी हो। अगर तीनों वीडियो देखने के बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी और अच्छी तरह से आप सभी चीज़ों को समझ जाएंगे। तो चलिए आज हम आपको चौथे पार्ट में किरण आरेख से संबंधित कुछ बातें बताएंगे और यहीं से अपना सिलेबस फिर से शुरू करेंगे। इससे पहले हम आपसे बोल देना चाहते हैं, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। और यदि हम आपको पढ़ाते हैं, बताते हैं, अगर इसके बाद ही अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम रह जाती है, कुछ भी दिक्कत रह जाती है, तो आप हमसे सीधे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर कुछ भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप दोनों पर जुड़ सकते हैं और मैसेज के थ्रू भी आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो चलिए हम आपको आज यहाँ से शुरू करते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किरण आरेख से संबंधित कुछ बातें। तो किरण आरेख कहने का मतलब हुआ कि हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ पर रखेंगे और उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। इसी चीज़ को आज हम लोग देखेंगे कि किसी वस्तु को हम कहाँ पर रखेंगे और उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। किरण आरेख से कहने का मतलब आपका तात्पर्य यही हुआ। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जब वस्तु को, और ये जितने भी चीज़ हम आपको बताएंगे किरण आरेख से संबंधित चीज़, ये सभी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी चीज़ों को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा और इस सभी चीज़ों को याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण में, ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण में फोकस पर बनता है। मतलब किसी वस्तु को अगर हम अनंत पर रख रहे हैं तो उसका जो है वो प्रतिबिंब वो फोकस पर बनेगा। इसके बाद हम लोग सेकंड में देखेंगे कि जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं, अनंत और वक्रता केंद्र मतलब इनफाइनाइट और सी दोनों के बीच में अगर हम किसी वस्तु को अगर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है वो अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। अभी जो हम आप लोगों को बता रहे हैं वो अवतल दर्पण के बारे में बता रहे हैं कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को कहाँ पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। उसके बाद हम आपको उत्तल दर्पण में भी बताएंगे। तो चलिए, जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच मतलब सी और एफ के बीच में उसका प्रतिबिंब बनता है। अब थर्ड नंबर हम लोग देखेंगे कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर ही बनता है। मतलब अगर हम सेंटर पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब भी हमको सेंटर पर ही दिखाई देगा। मतलब अगर वक्रता केंद्र पर किसी वस्तु को हम रख रहे हैं तो अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब हमको वक्रता केंद्र पर ही दिखाई देगा। चलिए, अब चौथे नंबर की ओर हम लोग बढ़ेंगे और चौथे नंबर में देखेंगे कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है, कोई भी वस्तु है अगर हम उसको वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रख रहे हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है वो अवतल दर्पण में अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। ध्यान रहे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जब हम किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। मतलब सी और एफ के बीच में अगर हम कोई वस्तु को रख रहे हैं, सी और एफ हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि आपको सुनते सुनते इस चीज को याद हो जाए कि वक्रता केंद्र को हम लोग सी से सूचित करते हैं और फोकस को हम लोग एफ से सूचित करते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, इससे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में ज्यादा आसानी होगी। तो हमने जाना कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है कोई वस्तु तो उसका प्रतिबिंब जो है वो अवतल दर्पण में अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। और 5 नंबर में हम लोग देखेंगे कि जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है, कोई वस्तु को अगर हम एफ पर रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है वो अनंत पर बनेगा, इनफाइनाइट पर उसका प्रतिबिंब बनता है। जब हम किसी वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। उसके बाद 6 नंबर में देखेंगे कि जब किसी वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, याद रखिएगा, फोकस और ध्रुव के बीच में अगर हम कोई वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। मतलब अभी तक जितने सारे भी हम लोग पढ़ रहे थे उसका जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के आगे बनता था, कभी फोकस पर, कभी वक्रता केंद्र पर। और अगर हम
किसी वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बनेगा। और जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा वो प्रतिबिंब कैसा होगा, तो वो सीधा होगा, बड़ा होगा और काल्पनिक होगा। वस्तु के जिस प्रकार से वस्तु रखा होगा उसी प्रकार से रहेगा। वस्तु के आकार से बड़ा होगा लेकिन जो प्रतिबिंब रहेगा वो काल्पनिक होगा। अब हम लोग 7 नंबर में देखेंगे कि जब वस्तु को ध्रुव पर रखा हुआ माना जाता है, कोई भी वस्तु को अगर हम मान लेते हैं कि अगर ये वस्तु ध्रुव पर रखा हुआ है तो अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनता है। मतलब अगर कोई वस्तु है, अगर उसको हम लोग अवतल दर्पण के सामने ध्रुव पर रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है वो ध्रुव पर ही बनेगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि जो वस्तु का प्रतिबिंब ध्रुव पर बनेगा तो उसका आकार कैसा होगा। तो उसका आकार जो है वो बड़ा या छोटा कुछ भी हो सकता है, उल्टा या सीधा कुछ भी हो सकता है, वास्तविक या काल्पनिक कुछ भी हो सकता है। वस्तु की दूरी को हम लोग यू से सूचित करते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग भी से सूचित करते हैं। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आप ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आप वस्तु को कहाँ पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो देखिए, अगर हम किसी भी वस्तु को स्थिति 3 के आगे रखते हैं, यहाँ पर कुछ स्थिति दिखाई गई है जिसमें 1 2 3 4 5 6 स्थिति दिखाई गई है और बताया गया है कि अगर हम किसी वस्तु को किस स्थिति पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अगर हम किसी वस्तु को 3 वाली स्थिति पर रख रहे हैं, इस 3 पर रख रहे हैं, तो वस्तु का जो आकार है वो प्रतिबिंब के आकार से बड़ा होगा, तो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अगर हम 3 के पीछे किसी वस्तु को रख रहे हैं तो वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है, अर्थात 1 2 का छोटा प्रतिबिंब बनेगा। कहने का मतलब कि अगर वस्तु है जो 3 के पीछे रखा हुआ है इस साइड में, तो जो प्रतिबिंब का आकार रहेगा 1 2 वो छोटा बनेगा, एवं 4 5 6 जो 3 के आगे रखा हुआ है उसका जो है वो आकार वो बड़ा रहेगा। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखेंगे कि स्थिति 3 पर अगर हम प्रतिबिंब किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब 3 के बराबर ही रहेगा। उसी प्रकार से अगर 1 से 5 तक उल्टा प्रतिबिंब बनता है जिसे वास्तविक प्रतिबिंब भी कहते हैं, और स्थिति 6 का सीधा प्रतिबिंब बनता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर 1 और 5 पर हम किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका स्थिति ये रहेगा कि उसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, और उस वस्तु को जो उल्टा बनेगा उस प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब भी कहते हैं। और अगर 6 पर हम किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ रहा है कि वस्तु के प्रतिबिंब का प्रकृति बताइए। तो अगर वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति पूछता है तो यहाँ पर f बराबर 12 सेंटीमीटर और u बराबर 18 सेंटीमीटर होगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे उसी प्रकार से उत्तल दर्पण में कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, किस प्रकार से वस्तु को कहाँ पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। अवतल दर्पण में अलग होता है और उत्तल दर्पण में अलग होता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इस चीज को सीखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, इसलिए आप इसको ध्यान से समझेंगे। और अगर किसी प्रकार की भी कोई परेशानी होती है तो आप हमसे फेसबुक पर या फेसबुक पेज पर या फिर टेलीग्राम के माध्यम से, किसी भी चीज के माध्यम से आप हमसे सीधे पूछ सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इस बात का मैं आपको गारंटी देता हूं। और जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं बस उतना ही आप ध्यान रखेंगे तो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो हम लोग देखेंगे, फर्स्ट नंबर देख लिए कि अगर हम किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा हम लोग देखेंगे कि जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखेंगे, अनंत और ध्रुव, ध्रुव का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो पी होता है, ध्रुव को हम लोग पी से सूचित करते हैं। तो अगर हम किसी वस्तु को अनंत पर और पी के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है वो ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, मतलब पी और एफ के बीच बनता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म को हम बार बार बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर हम किसी वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी जो है वो ध्रुव और फोकस के बीच में ही बनता है। ठीक है, उसके अलावा कुछ नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज है जिसको भी आपको देख लेना होगा कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा, छोटा और काल्पनिक होता है। उत्तल दर्पण चाहे कितना बड़ा भी हो या फिर कितना छोटा हो, अगर वो उत्तल दर्पण है तो उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा
वो हमेशा सीधा बनेगा, छोटा बनेगा और काल्पनिक बनेगा, वास्तविक नहीं बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि उत्तल दर्पण का फोकस धनात्मक होता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ जो है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव में भी पूछती है कि उत्तल दर्पण का जो फोकस है वो धनात्मक होता है या फिर ऋणात्मक होता है। तो आपको बोलना है कि उत्तल दर्पण का फोकस हमेशा धनात्मक होता है, जबकि अवतल दर्पण का फोकस ऋणात्मक होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि उत्तल दर्पण का फोकस धनात्मक होता है और अवतल दर्पण का फोकस ऋणात्मक होता है। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कभी 4 नंबर में या फिर कभी लॉन्ग आंसर में भी पूछ देता है कि अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर बताइए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। चलिए तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में आपको अंतर यहाँ पर दिखाते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर होता है। तो अवतल दर्पण हम लोग देखेंगे वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हो अवतल दर्पण कहलाता है। इस चीज को आप अवतल दर्पण के डिफिनेशन में भी पढ़े थे कि जिसका प्रवर्तक सतह धंसा होता है उसको अवतल दर्पण बोलते हैं। और उत्तल दर्पण में हम लोग जाने थे कि वैसा प्रवर्तक कि जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हुआ या फिर उठा हुआ रहता है उसको हम लोग उत्तल दर्पण बोलते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा देखेंगे कि अवतल दर्पण के फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है, जबकि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है वो धनात्मक होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक, जो कि अभी ऊपर में भी हम लोग इसके बारे में पढ़े थे। चलिए अब थर्ड नंबर अंतर देखेंगे कि अवतल दर्पण में बड़ा एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा भी बन सकता है और छोटा भी बन सकता है, जबकि उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब ही बनता है, जो कि गाड़ी के साइड मिरर में लगाया जाता है। अगर आप बाइक चलाते होंगे या फिर 4 व्हीलर चलाते होंगे तो साइड में जो मिरर लगा हुआ होता है पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए वो उत्तल दर्पण ही रहता है, और इसलिए उसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को अपने में कवर कर सके। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब हम लोग चौथे नंबर को देखेंगे कि अवतल दर्पण में सीधा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अवतल दर्पण में सीधा भी बन सकता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बन सकता है, उसके प्रकृति पर डिपेंड करता है। लेकिन उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है, और अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब सीधा या उल्टा बनता है उसको हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन उत्तल दर्पण में जो सीधा प्रतिबिंब बनता है इसको हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, मतलब ये रियल नहीं होता है बल्कि वर्चुअल होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण में बनने वाले किरण आरेख को लिखें। अवतल दर्पण में बनने वाले किरण आरेख कहने का मतलब हम आपको ऊपर में भी समझाए थे कि किसी वस्तु को किस जगह पर रखेंगे और उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। चलिए तो जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो अवतल दर्पण में देखेंगे कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, मतलब देखिए जब वस्तु को हम लोग यहाँ पर रखे, एक कोई अवतल दर्पण है और जब हम इसमें किसी वस्तु को अगर हम अनंत पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। इस प्रकार से आता है और टकरा जाता है यहाँ पर। अगर इधर से भी आता है तो हमेशा ये फोकस से होकर ही गुजरता है। तो जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बनता है, ग्राफ से माध्यम से। आप समझिएगा इस बात को। चलिए दूसरा हम देखेंगे कि जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं। अनंत और वक्रता केंद्र मतलब अनंत आपका यहाँ पर हो गया और वक्रता केंद्र आपका यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो अनंत और वक्रता केंद्र के अगर बीच में रखते हैं तो क्या होता है, अगर C और F के बीच में रहता है तो उसका प्रतिबिंब छोटा होता है। ठीक है, इस बात को आप जानते हैं। लेकिन जब हम वक्रता केंद्र पर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वो C और F के बीच में बनता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यह प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा होता है, छोटा होता है, उल्टा होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम देखिए किस प्रकार से यहाँ पर रखा हुआ है, इस यहाँ पर अगर हम किसी वस्तु को रखे हुए हैं तो इसका प्रतिबिंब जो होता है वो C और F के बीच में बनता है, मतलब इसका प्रतिबिंब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है जो कि C और F के बीच में है, और यह वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब होता है। ध्यान रखिएगा, जब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होता है, उल्टा होता है। अगर ये ऊपर की तरफ का है तो इसका प्रतिबिंब जो है वो नीचे की तरफ का रहेगा। चलिए
तीसरा हम लोग देखेंगे जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ठीक है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, आपको हम पीछे भी बताए थे कि जब वस्तु को अगर हम सी पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा। जब वस्तु को हम सी पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब भी हमको सी पर बनेगा, जो कि अगर वस्तु ऊपर की तरफ है तो इसका प्रतिबिंब नीचे की तरफ बनेगा। इसका मतलब कि प्रतिबिंब उल्टा रहेगा। ठीक है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है वो नीचे की तरफ उल्टा रहता है और वस्तु के बराबर ही रहता है। मतलब जितना बड़ा साइज वस्तु का रहता है उतना बड़ा साइज ही प्रतिबिंब का भी बनता है। मतलब प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है और यह प्रतिबिंब वास्तविक होता है। ठीक है, अब हम लोग चौथे नंबर की ओर चलेंगे कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ध्यान रखिएगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, इन सब सारे टॉपिक जो हम आपको बता रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ग्राफ के माध्यम से इसको समझिएगा, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन हर एक बार मैट्रिक एग्जाम में पूछता है और हर हाल में पूछता है और कम से कम 4 नंबर का पूछता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा और इन सभी चीज़ों को अपने कॉपी में नोट करिएगा, या फिर अगर आप PDF परचेज करना चाहते हैं तो PDF भी ले सकते हैं और यहाँ से भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच अगर हम किसी वस्तु को रखेंगे तो किस प्रकार का रहेगा। इसके साथ साथ हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं कि अब आपका डेली साइंस का जो वीडियो है वो सुबह में 7 बजे हमारे चैनल टारगेट बोर्ड पर अपलोड किया जाएगा। तो अब 7 बजे आप साइंस का सब्जेक्ट का जो वीडियो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा हम बहुत जल्द ही मैथ और बाकी सारे सब्जेक्ट का वीडियो लाने वाले हैं और हर हाल में आपका सिलेबस हम खत्म करेंगे बहुत पहले। उसके बाद हम आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवाइज कराएंगे और टेस्ट सीरीज भी लेंगे, जिसके माध्यम से आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से तैयारी हो सके। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से आप लोग हमारे चैनल को, जो लोग नए हैं अभी तक सब्सक्राइब किए हैं वे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल करेंगे, जिससे आपको हमारे वीडियो का सारे नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र मतलब C और F के बीच में अगर रखते हैं तो C और F के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। मतलब देखिए, अगर यहाँ पर हमारा C है और यहाँ पर F है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि C है और यहाँ पर देख रहे हैं आप F है और इसके बीच में वस्तु रखा हुआ है, तो इसका प्रतिबिंब जो है वो अनंत जो कि यहाँ पर है और C जो यहाँ पर है और दोनों के बीच में बनेगा। मतलब हमारा जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर वस्तु रखा हुआ था, प्रतिबिंब बना हमारा यहाँ पर, और प्रतिबिंब का आकार देख रहे हैं कि वस्तु के आकार से बड़ा है। मतलब जब हम किसी वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा रहेगा। ठीक है, और प्रतिबिंब उल्टा रहेगा। अगर वस्तु ऊपर की तरफ का है तो उसका प्रतिबिंब नीचे की तरफ का रहेगा। मतलब वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो उल्टा रहेगा लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हम लोग चलते हैं 5वें नंबर की ओर, जिसमें हम लोग देखेंगे कि अगर किसी वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। अगर हम किसी वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा जिसका कोई पता नहीं है, इसका मतलब कि हमारा प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और जब अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा तो यह प्रतिबिंब बहुत बड़ा रहेगा, मतलब वस्तु के आकार से बहुत बड़ा रहेगा। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब हम किसी वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो अनंत पर बनेगा और वस्तु के आकार से बहुत बड़ा रहेगा और यह वस्तु से उल्टा रहेगा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। जैसा कि आप सभी जितने सारे भी हम आपको टॉपिक्स बता रहे हैं उसमें आप इस साइड में लिखा हुआ देख रहे हैं कि अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा रहेगा, उल्टा रहेगा और प्रतिबिंब वास्तविक रहेगा। तो आप इन सारी चीज़ों को अपने कॉपी पर नोट करते जाइए। हम कोशिश किए हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में आपको बताएं, जिससे आपको अधिक से अधिक समझ में आए। तो आप लोग सभी चीज़ को आप कॉपी पर नोट करते जाइएगा और सभी चीज़ का एक नोट्स बना लीजिएगा। और अगर इसके अलावा भी अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप सीधे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं, मतलब F और P के बीच में रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो देख सकते हैं हमारा यहाँ पर F है और P हमारा यहाँ पर है। ठीक है, अगर इसके बीच में हम किसी वस्तु को यहाँ पर अगर हम रखे हुए हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे यहाँ पर बन रहा है। इसका प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बन रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि वस्तु अगर ऊपर की तरफ का है तो प्रतिबिंब भी ऊपर की तरफ का है। मतलब वस्तु जो है वो सीधा है और वस्तु का आकार छोटा है और प्रतिबिंब का
आकार बड़ा है, मतलब जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु के आकार से बड़ा रहेगा। कौन से केस में? तो जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाएगा तब। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा, और जो प्रतिबिंब रहेगा वो काल्पनिक प्रतिबिंब रहेगा। ठीक है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण के बारे में। हम लोग देख लिए कि वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अगर किसी वस्तु को हम ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो अवतल दर्पण में हम लोग सारे केस देख लिए। अब हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में अगर हम किसी वस्तु को कहाँ पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो उत्तल दर्पण में अगर हम किसी वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। इस बात को आप याद रखिएगा। यदि हम किसी वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है वो उत्तल दर्पण में फोकस पर बनेगा। देख सकते हैं हमारा यहाँ पर वस्तु रखा हुआ है तो इसका प्रतिबिंब जो है वो फोकस पर बन रहा है। ठीक है। और बिंदु मात्र मतलब बहुत छोटा प्रतिबिंब दिखाई देगा। बिंदु मात्र कहने का मतलब हुआ बहुत छोटा प्रतिबिंब दिखाई देगा। और प्रतिबिंब कैसा रहेगा? तो सीधा रहेगा लेकिन काल्पनिक रहेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात हम लोग देखेंगे कि जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में रखा जाता है, कोई भी वस्तु है अगर उत्तल दर्पण में अगर हम उसको अनंत और ध्रुव के बीच में रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर दिखाई देगा? तो उसका प्रतिबिंब P और F के बीच दिखाई देगा। P और F कहने का मतलब हुआ कि ध्रुव और फोकस के बीच में दिखाई देगा। P जहां पर आपका बीचों बीच रहता है मिरर, वहां पर जहां से हमारा नीचे वाला पार होता है, और उसके बाद फोकस यहाँ पर, मतलब अगर हम किसी वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में रखते हैं, अनंत और ध्रुव के बीच में अगर हम किसी वस्तु को रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है हमेशा कहाँ पर बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच में ही बनेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। वस्तु कैसा रहेगा? तो वस्तु का आकार जो रहेगा वो छोटा रहेगा, सीधा रहेगा, और वस्तु का जो प्रतिबिंब का जो होगा वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण के उपयोग क्या क्या होते हैं, इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, कैसे हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में 2 नंबर से लेकर के 5 नंबर वाले क्वेश्चन में भी पूछते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग बताइए या फिर उत्तल दर्पण का उपयोग बताइए। आप एक बात ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण को हम लोग हजामती दर्पण भी बोलते हैं। मतलब अगर आप सैलून में बाल कटवाने के लिए जाते होंगे तो ना वहां पर जिस मिरर का उपयोग करता है, जिस दर्पण का उपयोग करता है, वो दर्पण अवतल दर्पण ही रहता है। तो आपसे क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि हजामती दर्पण में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो आपका आंसर होगा अवतल दर्पण का। ठीक है। तो अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में अगर लिखना है तो हम लोग जानेंगे किसके निम्नलिखित उपयोग है। पहला हजामती दर्पण के रूप में, जो कि अभी आपको बताए, हजामती दर्पण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि क्यों इसका उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। क्योंकि हालांकि इसके बारे में आगे भी पढ़ना है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा शॉर्ट में हम आपको बता देते हैं कि अवतल दर्पण में जो वस्तु के आकार से प्रतिबिंब का आकार बड़ा दिखाई पड़ता है। मतलब अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का आकार होता है वो बड़ा दिखाई पड़ता है। अगर वस्तु का आकार छोटा है तो प्रतिबिंब का आकार बड़ा दिखाई पड़ता है, जिससे दाढ़ी या मूंछ अगर छोटा छोटा भी रहता है तो अवतल दर्पण में वो बड़ा दिखाई पड़ता है, जिससे कि नाई को दाढ़ी या मूंछ बनाने में ज़्यादा आसान होती है। ठीक है। या फिर बाल काटने में ज़्यादा आसानी होती है, इसलिए अवतल दर्पण को हजामती दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि रोगियों के नाक, कान और गला देखने में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्योंकि नाक, कान और गला होता है उसमें छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, बहुत महीन महीन पार्ट्स होते हैं। अगर अवतल दर्पण से देखते हैं तो उस पार्ट्स को बड़ा करके दिखाता है, जिससे डॉक्टर को देखने में आसानी होती है। इसलिए नाक, कान और गला देखने में रोगियों के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा हम लोग सोलर कुकर में भी इसका उपयोग करते हैं। और उसके अलावा सर्च लाइट और अग्रदीप या फिर जो टॉर्च के अगले भाग में जो लगाया जाता है, जिससे कि दूर तक हमारी रोशनी जाती है, तो उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। या फिर टेबल लैंप में भी हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसके बारे में हम आपको अभी भी बताएं कि क्यों किया जाता है हजामती दर्पण के लिए अवतल दर्पण का उपयोग। ठीक है।
तो अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और ध्रुव मतलब F और P के बीच में रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के पीछे दिखाई पड़ता है, बड़ा रहता है, सीधा और काल्पनिक बनता है। इसलिए जो है वो हजामती दर्पण के रूप लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हम लोग अभी अभी एग्जाम्पल में देखे थे कि सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है, क्योंकि जब हम आपको एग्जाम्पल में बताए हैं कि इसका उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है तो आपके भी दिमाग में बात चल रही होगी कि आखिर सोलर कुकर में इसका उपयोग कैसे किया जाता है। तो हम लोग इसके बारे में भी आपको बताएंगे। आपको एक पॉइंट भी हम लोग मिस नहीं होने देंगे। आपके दिमाग में जितने सारे भी डाउट्स रहेंगे आपको हम क्लियर करेंगे। तो आप लोग सिर्फ वीडियो देखते जाइए और आपको कोशिश करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन हमसे ना पूछना पड़े, सारे चीज आप यहीं पर समझ जाएं। ठीक है। तो जब प्रकाश की किरणों को प्रधान अक्ष के समांतर भेजा जाता है, समांतर भेजा जाता है। ठीक है। जब प्रकाश की किरणों को जो प्रधान अक्ष रहता है उसके समांतर भेजा जाता है तो परावर्तन के बाद फोकस पर जमा हो जाता है। ठीक है। तो प्रकाश की किरणें जो रहती है वो परावर्तन के बाद फोकस पर जमा हो जाती है। इस गुण के कारण ही अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। ठीक है। इसलिए जो है वो अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। किस लिए? तो जब प्रकाश की किरणें को प्रधान अक्ष के समांतर भेजा जाता है तो परावर्तन के बाद फोकस पर जमा हो जाता है और इस गुण के कारण ही अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा और डिफिनेशन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है। उसके अलावा भी हम आपको एग्जाम्पल दिए थे कि गाड़ियों के हेडलाइट या फिर अग्रदीप में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे कि गाड़ियों के हेडलाइट में जो है वो अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। क्योंकि जब प्रकाश की किरणें को फोकस से भेजा जाता है तो वह प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। इस गुण के कारण ही अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के हेडलाइट में किया जाता है। आपको एग्जाम में ऐसा नहीं लिख देना है कि दूर तक फोकस मारता है इसलिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जी नहीं, आपको साइंस के भाषा में ही लिखना पड़ेगा। तो साइंस का भाषा ये कहता है कि जब प्रकाश की किरण को फोकस से भेजा जाता है तो वह प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। इस गुण के कारण ही अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के हेडलाइट में किया जाता है। चलिए, अब हम लोग अवतल दर्पण के बारे में तो पढ़ लिए। अब हम लोग उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पर किया जाता है और किस लिए किया जाता है। ठीक है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है वो स्ट्रीट लाइट, जो गली गली में जो लाइट लगाई जाती है, आप लोग देखते होंगे कि घर में आपके घर मोहल्लों में या फिर गली में ऊपर में लाइट लगाई ही रहती है, उसमें हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। या फिर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में पीछे के भाग को देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि यदि हम स्ट्रीट लाइट में इसका उपयोग करते हैं तो क्यों हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जब प्रकाश की किरणों को प्रधान अक्ष के समांतर भेजते हैं, यदि हम प्रकाश की किरणों को प्रधान अक्ष के समांतर भेजते हैं तो सभी परावर्तित किरणें फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती है। तो जितने सारे भी यदि हम प्रकाश की किरणों को समांतर भेज रहे हैं और जितने सारे भी किरणें परावर्तित होकर जा रही है तो सभी किरणें फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती है। इस गुण के कारण ही उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और गाड़ी के साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेंगे कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में हम लोग इसका उपयोग क्यों करते हैं। क्योंकि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। ठीक है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा होता है और छोटा होता है और उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र भी बहुत ही बड़ा व्यापक होता है। इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। बहुत व्यापक कहने का मतलब हुआ कि वह दूर दूर तक एरिया को कवर करता है। मतलब बहुत दूर तक आपको इस मिरर में दिखाई पड़ेगा कि पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है या फिर पीछे क्या हो रहा है, ये आपको उत्तल दर्पण में दिखाई पड़ेगा। इसलिए हम लोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए, अब हम लोग देखेंगे चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी के बारे में हम लोग आपको बताएंगे कि चिन्ह परिपाटी क्या होता है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है और इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए, तो गोलीय दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कभी आगे तो कभी पीछे बनता है। इस बात को आप ऊपर से ही पढ़ते आ रहे हैं कि गोलीय दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो कभी आगे तो कभी पीछे बनता है, कभी उल्टा तो कभी सीधा बनता है। ठीक है। देखिए, पढ़ाते पढ़ाते हमारे दिमाग में एक बात याद आ गई
कि जो साइंस के बाद हम आपको सोशल साइंस सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं और इसके बाद हिंदी शुरू करेंगे और मैथ भी हम जब बहुत जल्द ही शुरू करेंगे, जो कि दूसरे टीचर पढ़ाएंगे मैथ, और वो भी बहुत अच्छे से मैथ बताएंगे, आपको पूरी तरह से समझ में आएगी। तो आप लोग मैथ का वीडियो भी जरूर देखिएगा और इसके अलावा आप लोग साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, बाकी सारे सब्जेक्ट भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा, या फिर आप हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट में जा करके इन सारे सब्जेक्ट को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए इसके आगे हम आपको बताते हैं कि गोलीय दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कभी आगे तो कभी पीछे बनता है, कभी उल्टा तो कभी सीधा बनता है। इन स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता होती है। ठीक है, स्थिति क्या होती है कि कभी प्रतिबिंब आगे की तरफ दिखाई देती है तो कभी प्रतिबिंब पीछे की तरफ दिखाई देती है। तो इसी स्थिति, कभी आगे और पीछे वाली स्थिति को स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता होती है, जिसे चिन्ह परिपाटी कहा जाता है। ठीक है, अब शॉर्ट में याद रखिएगा कि कभी प्रतिबिंब आगे बनता है, कभी पीछे बनता है, और इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी का उपयोग किया जाता है, उसी को हम लोग चिन्ह परिपाटी कहते हैं। इस परिपाटी के अनुसार क्या होता है कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, मतलब सेंटर से आपको सभी दूरी को मापा जाता है। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, याद रखिएगा। यदि जिधर से किरण आ रही है मतलब आपतित किरण हो गई, वो जिधर से किरण आ रही है मतलब आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, और आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। ठीक है, आपतित किरण की दिशा में धनात्मक और आपतित किरण के विपरीत दिशा में ऋणात्मक होती है, और प्रधान अक्ष के ऊपर धनात्मक माना जाता है और प्रधान अक्ष के नीचे ऋणात्मक माना जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि प्रधान अक्ष के ऊपर जो है वो धनात्मक माना जाता है और प्रधान अक्ष के नीचे ऋणात्मक माना जाता है। यहाँ पर आप ग्राफ के माध्यम से भी इस बात को समझ सकते हैं कि कैसे धनात्मक होता है और कैसे ऋणात्मक होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण में मात्र 6 का स्थिति में प्रतिबिंब का दूरी धनात्मक होता है और बाकी सब जैसे फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है। ये ऊपर यहाँ पर जो ग्राफ दिया हुआ है उसके बारे में ही बताया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग इसके आगे देखेंगे। अब यहाँ से आगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसको हम लोग की अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही रहने देंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन चुका है। तो अगले वीडियो में हम यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप पार्ट 5 वीडियो मतलब पार्ट 4 वीडियो ये बन रहा है, और पार्ट 5 वीडियो में, पार्ट 5 मतलब 5वें भाग वाले वीडियो में आप इस चीज़ को देखिएगा और इस सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए इस वीडियो में यहीं पर, और फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। और जाते जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।